जब से अभी राजस्थान में आई है दिसंबर से 2018 से, तब से लगातार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ बहुत सारे मामले हो रहे हैं। दबंग लोग छोटी छोटी बच्चियों को उठा के ले जा रहे हैं, सामूहिक गैंगरेप हो रहे हैं। अधिकांश मामलों में यहां की पुलिस मुकदमे दर्ज नहीं कर रही, कई बार 10-10 चक्कर कटवाती है, कई बार कई थानों में पैसे मांगे जाते हैं, और किसी न किसी कारण से दर्ज भी हो जाए तो कई बार उसको अदम वकूफ करके यानी झूठा कर करके एफआईआर लगा दी जाती है। तो आप जानते हैं कोई बलात्कार करने वाला व्यक्ति चौराहे पर सबके सामने तो करेगा नहीं, जिसके कोई सबूत होंगे या देखने वाला होगा, लेकिन सामान्यतः नियमों का उल्लंघन हो रहा है। महिलाओं के रेप के मामले में सीधा सीधा कानून है कि जो महिला कह देती है और जो डॉक्टर रिपोर्ट कर देती है उसके आधार पर सत्यता परख ली जाती है। लेकिन कई बार उनको यह कहकर के हैबिचुअल थी, यह कहकर के उसमें एफआईआर लगा दी जाती है। ऐसे हजारों केस हैं इस राजस्थान में जो रिकॉर्ड पर नहीं आ पाए हैं और उन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं, राम मंडी विधानसभा क्षेत्र के मामले में एक उदाहरण दे रहा हूं। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि आपके पास कितने लोग आवेदन लेकर के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आए। उन्होंने मेरे को 2468 बताए थे। रिपोर्ट दर्ज कितने की 267 में। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। थाना के अधिकारीगण ये कहते हैं ज्यादा रिपोर्ट दर्ज होना हमारे लिए ठीक नहीं है, हमको डांट पड़ती है, हम तो यही समझा बुझाकर उनको समाप्त कर देते हैं। यानी रेप के मामले में भी वहीं बच्ची के परिजनों को धमका करके, महिला के परिजनों को धमका करके, पैसे ले दे करके वहीं पर समझौता कराने की कोशिश करते हैं, जो कि कानूनन समझौता नहीं हो सकता है, लेकिन हो रहा है। कोई देखने वाला नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो ऐसा कोई जिला नहीं है जहां मासूम बच्चों के साथ अत्याचार नहीं हुए हैं। मैं सबसे पहले टोंक की बात करूं तो 13 जनवरी 19 को एक 4 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई। मैं जयपुर में आमेर की बात करूं तो एक बालिका के साथ दुष्कर्म करके और उसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई। यही नहीं, अलवर जिले में 23 जनवरी को 3 बदमाशों ने मिलकर के एक दलित छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और उसको डराया धमकाया। अलवर जिले के थानागाजी का मामला है। जोधपुर जिले की बात करूं तो 11 फरवरी को एक पुलिस कांस्टेबल जो सुनकाज का था, उसकी बारात पर हमला, पुलिस उपस्थित थी तब भी। और जोधपुर में ही जो ग्राम डूमेडा है वहां 15 वर्षीय दलित बालिका के साथ कुकर्म किया गया। ये केवल उदाहरण है, ऐसे हजारों केस हैं। भरतपुर में कामा थाना इलाके में 23 फरवरी को 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया। अभी भी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार आरोपी फरार है। 24 फरवरी को चूरू के सादुलपुर इलाके में एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म हुआ। अलवर में भी छात्राओं के साथ 23 मार्च को उत्पीड़न हुआ। ऐसे लंबी लिस्ट है।
मैंने एक उदाहरण के तौर पर आप सब लोगों को बताने की कोशिश की है। आप चाहोगे तो मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। मित्रों, दलित अत्याचार टोटल की मैं बात करूं तो 2019 में कुल 6,794 प्रकरण दर्ज हुए थे। 6,794 18 के कंपैरिजन में 6,794 हुए थे, जबकि 2018 में 4,602 हुए थे, यानी 47.41% की वृद्धि हुई है दलित अत्याचार में। यही नहीं, जनवरी 2020 में 20 से जुलाई तक 4,998 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और इसे कोरोना काल में भी लगातार मुकदमे बढ़ रहे हैं। ये आंकड़े ये हैं जो सरकारी रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। इससे कई गुना आंकड़े वह हैं जो सरकारी रिकॉर्ड पर नहीं आए हैं, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, न उनको सुना गया है, बल्कि उल्टा उनको डांट डपट करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनको डराने का यत्न किया गया है। कोरोना काल की चर्चा करता हूं तो लगभग 95% और अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ लोगों ने अत्याचार किए हैं। उन्होंने 95% ज्यादा मुकदमे बढ़े सरकारी रिकॉर्ड पर। यह मैंने थोड़ी सी बानकी दी है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं। मैं एक चर्चा करूं तो दौसा जिले की बगड़ी में एक मूक बधिर बालिका के साथ गैंगरेप हुआ। लगभग 10 लोगों ने गैंगरेप किया, 5 गिरफ्तार किए गए। अभी तक और कोई गिरफ्तार नहीं कर रही है, परंतु जैसी मेरे को जानकारी मिली है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के समर्थक थे, इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। और इसकी 5 महीने बाद 5 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि 5 दिन तक लगातार वो परिवार घूमता रहा, उसको टरकाते रहे। 5 दिन के बाद जाकर के इन्होंने एफआईआर दर्ज किए। वह भी जब धरना देना पड़ा वहां, हमारे जो प्रदेश मंत्री है गोटवाल जी, उनको धरना देना पड़ा और धरना उठाते समय कलेक्टर ने यह कहा था कि इस बच्ची को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिलाएंगे और इसको बालिग होने के बाद सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन वह वादे और जो इन्होंने आश्वासन दिया था वो पता नहीं कहाँ रफू चक्कर हो गया है, उस पर अब कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से मार्च में लाल चोट में जागेरी गांव में भी गैंग रेप हुआ। उस रेप के मामले में केवल 354 का मुकदमा दर्ज किया है। वो परिवार आज भी 376 की धारा लगाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, लेकिन 376 की धारा नहीं लगाई जा रही है। 354 तो केवल फप्तियां कसने में भी लग जाता है, घूरने में भी लग जाता है, गाली गलौज करने में भी लग जाता है। लेकिन इस बालिका के साथ गैंगरेप हुआ, लेकिन उसमें 376 अभी तक भी नहीं लगाया गया है, जो निंदनीय है। मित्रों, निवाई में भी साजिद गांव है, सजिया गांव है, अक्टूबर में गैंगरेप हुआ और गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन बहुत डिले, आंदोलन करने के बाद, लोगों को हेजिटेशन करने के बाद गिरफ्तार किए गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लगातार ये सरकार बलात्कारियों को, अपहरणकर्ताओं को संरक्षण दे रही है। और आज हम इसी संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय को अपने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देकर के निवेदन किया है कि ये सरकार गरीब लोगों के, अनुसूचित जाति की और जनजाति की सुरक्षा और रक्षा करने में असफल है। इसलिए माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय इसको गंभीरता से ले, ऐसा हमने उनसे निवेदन किया है। मित्रों, एक गंभीर मामला है जिसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अंबेडकर पीठ की स्थापना 2007 और 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी ने और यहां मोडला गांव में की थी। और वो इसलिए की थी
कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का आर्थिक विकास होगा, शैक्षिक विकास होगा। और इसके कारण से क्या था, वो लगभग 75 बीघा जमीन उसकी थी, उसमें किया गया था। 100 करोड़ की संपत्ति है और उसमें 7.5 करोड़ की लागत से मेस बने थे और निर्माण हुआ, लेकिन उस सबको बंद कर दिया गया है। यहाँ अनुसूचित जाति के लोग अपना शैक्षिक विकास करते, आर्थिक विकास करते या कौशल विकास के काम चलते और बाबा अंबेडकर साहब के बारे में शोध करते, उनके पास सेमिनार होती, लोगों को जानकारियां मिलती। लेकिन उन सबको एक ऑर्डर से उच्च शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कर दिया गया है। सारी संपत्तियों पर कब्जा और संचालन उच्च शिक्षा विभाग को दे दिया गया है, जो बहुत ही निंदनीय है। ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खिलाफ है। इसमें जो लगभग 100 करोड़ की संपत्ति थी, ये स्टेट कंपोनेंट प्लान यानी जो शुल्काश ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए फंड होता है, उसे लगाई गई थी। उसे पैसे को एकदम इन्होंने ट्रांसफर कर दिया इधर, जो ये कर नहीं सकते थे। ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खिलाफ है, उनके साथ जाति है, उनके फंड का दुरुपयोग है। इसलिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इसी प्रकार से सन 1975 में प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री हरदेव जी जोशी और तत्कालीन मंत्री बनवारी लाल जी बेरवा ने एक भवन का निर्माण कराया था। और उस भवन के निर्माण में यह था कि यहाँ प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करेंगे, बच्चे रहेंगे, आएंगे, कोचिंग होगी और सरकार उसमें सब प्रकार की सहायता करेगी। लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने उनको भी एक दिव्यांगों का एनजीओ है, उस एनजीओ को पकड़ा दिया है और वो सारी गतिविधियां बंद कर दी गई है। मैं ये कहने में मुझे कोई संशय भी नहीं है कि ये सरकार पूरी तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खिलाफ है और उसके साथ लगातार अन्याय करती आ रही है। अभी इस समय आप जानते हैं कोरोना काल चल रहा है। बिजली के बिल इतने दाम है कि अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोगों का पैसा नहीं, क्योंकि मजदूरी पर अधिकतर लोग डिपेंड करते हैं, मजदूरियां मिल नहीं रही है। और उनके बिल जहां 500 रुपए के 600 रुपए के आते थे, वो बिल 2,000, 3,000, 1,500 रुपए से लगा करके 3,000 रुपए तक का बिल आ रहा है। जो व्यक्ति को मजदूरी नहीं मिल रही है, जो 3,000, 4,000 रुपए महीने मजदूरी मिलती तभी कमाता था, वो किस प्रकार से 1,500 से लगाकर 3,000 तक का बिजली का बिल चुका सकता है। ऐसी स्थिति वो डिप्रेशन में आ रहे हैं और कई लोग तो आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड पर नहीं आ रहे हैं। उनको कोई हार्ट अटैक करके कह देता है हार्ट अटैक से मरा है, कोई कह देता है कोरोना से मरा है। और इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ अभी राजस्थान में कई दर्जनों लोग इसके शिकार हो गए और परिवार टूट रहे हैं। और जब बिजली का बिल आता है, जैसे माँ बाप को बेटा अपने साथ रखता है, उसको मजदूरी चलती थी, लालन पालन कर रहा था, अब मजदूरी नहीं चल रही है और इधर से बिजली का बिल इतना आ रहा है, तो कई लोगों ने तो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। और ऐसी स्थिति में सरकार को शर्म भी नहीं आ रही है, उनकी बस्तियों में जाकर के शराब बेचने के ठेके संचालित कर रहे हैं। और ठेके भी वैध हो तो नहीं है, अवैध रूप से अनुसूचित जाति के बस्तियों में जाकर के और अवैध ठेके संचालित कर रहे हैं। और उनके पास जो थोड़ी बहुत पूंजी बची है, उसको भी फुसलाकर लूटने का यत्न सरकार कर रही है। इसलिए मित्रों, मुझे इतना ही कहना था। आपको कुछ कहना हो, सुनना हो तो पूछना हो तो बता।